हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा राजपूत काल। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर भी हम थोड़ी नज़र डालेंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है साहब। लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है साहब। हम कहते हैं जिंदगी छोटी नहीं होती जनाब। हम कहते हैं जिंदगी छोटी नहीं होती जनाब। लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। आइए इन लाइनों को एक बार से फिर देखते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है साहब। लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है साहब। हम कहते हैं जिंदगी छोटी नहीं होती जनाब, क्योंकि लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। आइए इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमें राजपूत काल में जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है हमारा चौहान वंश। इस पे हमें बात करनी है चौहान वंश। थोड़ी बातें यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने शुरू करेंगे और इस स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लास का आनंद लीजिए। चौहान वंश की अगर हम बात करें तो चौहान वंश का अगर मैं संस्थापक पूछूं तो संस्थापक हम लोग क्या जवाब देते हैं? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा बनता है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम वासुदेव की बात करें तो अगला शासक जो आता है वो अजय राज आता है। क्या नाम है भाई साहब? अजय राज। और अजय राज के बाद अगर हम देखें तो अर्णोराज आता है। कौन आता है? अर्णोराज। अर्णोराज की बात देखें तो अर्णोराज के बाद जो अगला शासक मिलेगा वो कौन मिलेगा? विसल देव। विसल देव को और किस नाम से जानते हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ। किस नाम से जानते हैं? विग्रहराज चतुर्थ। अगर मैं विग्रहराज चतुर्थ की बात करूं, फोर्थ की बात करूं, तो इसी को कहा जाता है विसल देव। क्या कहा जाता है? विसल देव। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं विसल देव से, इम्पोर्टेंट शासक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पे अगर मैं चर्चा करूं तो विग्रहराज से हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, हरकेली नाटक का रचनाकार कौन है? तो हरकेली नाटक का जो रचनाकार है वो कौन है? विग्रहराज। कौन सा नाटक? हरकेली नाटक। और हरकेली नाटक में शिव और पार्वती की कहानी है। इस नाटक में किसकी कहानी है भाई साहब? शिव और पार्वती की कहानी हमें बतानी है। इसके अलावा ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान है और इसने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे किस नाम से जाना गया? सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय। सरस्वती कंठावरण, सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय। इसने किस विद्यालय की स्थापना की है? तो हमें जो बताना है वो सरस्वती कंठावरण, कंठावरण संस्कृत विद्यालय। इसकी स्थापना की सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है। और ये विद्यालय कहाँ पर है भाई साहब? अजमेर में है। ये विद्यालय कहाँ है? अजमेर में है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या प्रश्न हमारा बनता है, क्या प्रश्न पूछा गया है? इसको 1194 में, कब भाई साहब? 1194 में मोहम्मद गौरी ने, किसने भाई साहब? गौरी ने। गौरी ने इसको तोड़वा दिया और गौरी ने तोड़वा कर यहाँ इस पे क्या बना दिया भाई साहब? 2.5 दिन का झोपड़ा। गौरी ने तोड़वा कर, गौरी ने तोड़वा कर यहाँ पे किसका निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, या 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसे कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद गौरी ने करवाया था। कब करवाया था? 1194 में करवाया था। कहाँ करवाया था? तो आपको बताना है कि ये जो विद्यालय है ये अजमेर में है और इसी को तोड़वा कर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कब बनवाया था? 1194 में। विग्रहराज से संबंधित ये फैक्ट हमें थोड़े ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगला जो शासक होगा, अगला शासक यहाँ पे जो आएंगे निकल के, वो सोमेश्वर आएंगे। कौन आएंगे भाई साहब? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद जो नेक्स्ट शासक हमें ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान। किसको ध्यान रखना है? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज जो चौहान है इसको हम डिटेल से अभी डिस्कस करने वाले हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस टॉपिक को आप मस्ती के साथ देखिए, आनंद लीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करूँ, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज थर्ड, किसके नाम से? पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है राय पिथौड़ा। क्या कहा जाता है भाई साहब? राय पिथौड़ा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? और इसी को कहा जाता है दल पंगुल। इसी को क्या कहा जाता है? दल पंगुल। दल पंगुल का अर्थ होता है, दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। दल पंगुल किसके लिए? पृथ्वीराज तृतीय के लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के लिए, और दल पंगुल भी किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए। और हमारे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा मैं मैप के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको एक स्टोरी, सुंदर सी कहानी, इसको हम शुरू करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। इस कहानी सुनने से पहले आपको यहाँ पे जो इसकी मैपिंग है उसको थोड़ा देखना है, भारत के नक्शे में देखना है कौन सा शासक कहाँ है और किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई, किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने युद्धों को जीता और किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखिए, अगर मैं भारत के इंडिया के मैप की बात करूं, तो इंडिया का मैप सबसे पहले हम बना लेते हैं और इस मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस शासक की जो पोजीशन है वो कहाँ थी, किस तरह थी, उसको थोड़ा हम देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा इंडिया का मैप है, और इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक राजवंश शासन कर रहा है जो अजमेर में है। यहाँ कौन सा स्थित है? अजमेर। क्या स्थित है? अजमेर। और अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। अगर मैं थोड़ा गुजरात की तरफ आऊँ तो यहाँ पे एक राजवंश शासन कर रहा है जो चालुक्य वंश है, और यहाँ का शासक कौन है? भीमदेव। क्या नाम है? भीमदेव। ये भीमदेव किस वंश का है? चालुक्य वंश का शासक है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे देखूँ, सरस्वती, ये सतलज जो नदी है, यहाँ पे एक जाति रहती है जिसका नाम है भंडानक। कौन सी जाति रहती है? भंडानक जाति, ध्यान रखना है, वो इधर रहती है। इसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं, एक डिस्ट्रिक्ट आता है महोबा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? महोबा। और महोबा से आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कन्नौज मिलेगा। क्या मिलेगा? कन्नौज मिलेगा। ये सिचुएशन, स्थिति हमें ध्यान रखनी है, और यहाँ पे कौन कौन से शासक हुए हैं उनको भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं, यहाँ जो भीमदेव द्वितीय हैं, भीमदेव हैं, ये चालुक्य वंश के शासक हैं। किस वंश के? चालुक्य वंश। ध्यान रखना है कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। अगर मैं बात करूं महोबा पर, महोबा पर कौन सा वंश है? क्या ध्यान रखना है हमें? तो महोबा पर हमें ध्यान रखना है किसका शासन चल रहा है? परमार देव चंदेल शासक का। यानी कि यहाँ पे किसका शासन है? तो परमार्थ देव हैं, परमार्थ देव। ये कौन है? चंदेल शासक हैं, चंदेल शासक परमार्थ देव हैं। अगर मैं कन्नौज की बात करूं तो यहाँ पे जो शासन चल रहा है वो गहड़वाल वंश का चल रहा है। किसका चल रहा है भाई साहब? गहड़वाल वंश का। और यहाँ पे शासन कौन कर रहा है? जयचंद कर रहा है। कौन कर रहा है? जयचंद। यहाँ तक स्थिति क्लियर हुई? फिर से आप देखिए, राजस्थान में अजमेर पर शासन कौन कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान कर रहा है। अगर हम गुजरात की बात करें तो भीमदेव कर रहा है जो चालुक्य वंश का शासक है। अगर हम महोबा की बात करें तो परमार देव है, ये चंदेल शासक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ सतलज नदी के किनारे, तो यहाँ भंडानक जाति है। अगर मैं कन्नौज पे बात करूँ तो गहड़वाल वंश का शासक है। किसका वंश है? गहड़वाल वंश का शासन चल रहा है। और गहड़वाल वंश की अगर हम बात करें तो गहड़वाल वंश में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक इसकी पुत्री है जयचंद की, जिसका नाम क्या है? पुत्री का नाम संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता।
देखिए आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं। ये मैप बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गुजरात का शासक कौन था। तो भीमदेव या भीम द्वितीय को हमें बताना है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से किस किस तरीके से काम हुआ है, किस किस तरीके से स्टोरी चली है, उसको अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, तो इसका जन्म होता है 1166 में। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ 1166 में हुआ और ये 1177 में शासक बन जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 1182 की, तो 1182 में इन्होंने प्रथम शादी कर ली और इनकी जो मृत्यु है वो कब हो जाएगी, 1192 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी को आप देखिए। बात यह है कि यहाँ पे जो परमादिदेव जो शासक कर रहा है, इसका जो वंश है वो चंदेल वंश है। और इसके दो सेनापति आपको ध्यान रखने हैं। इसके दो सेनापति हैं। इन सेनापति का नाम क्या है, आपने बहुत सुना होगा, आल्हा और उधल। आल्हा और उधल ये किसके सेनापति हैं, चंदेल शासक के, परमारदेव के जो महोबा का शासक है उसके ये कौन है, सेनापति हैं। होता यह है कि आला और उदल बहुत एक अच्छे किस्म का घोड़ा अपने पास रखते हैं और इस घोड़े को एक दिन जो चंदेल शासक है परमादेव है ये मांग लेते हैं। और जब इनका घोड़ा मांगते हैं तो ये देने से मना कर देते हैं। जब घोड़ा देने से मना कर दिया तो भाई साहब जो शासक हैं, राजा हैं, वो नाराज हुए। और नाराज होने के बाद इन्हें गुस्से में इन दोनों भाइयों को क्या कर दिया, दरबार से बाहर निकाल दिया। ये दोनों कहाँ चले जाते हैं भाई साहब, ये दोनों आ जाते हैं कन्नौज के शासक जयचंद के यहाँ। ये दोनों कहाँ आ जाते हैं, जयचंद के यहाँ। अब इधर क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान है इसका मंत्री किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। यहाँ आपको ध्यान रखना है, दिल्ली यहाँ क्या स्थित है, दिल्ली। और दिल्ली से जो क्वेश्चन बनता है, दिल्ली की अगर स्थापना पूछी जाए, स्थापना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली की स्थापना आप किसके बताओगे, अनंगपाल तोमर। किसने की है, अनंगपाल तोमर ने की है। दिल्ली की स्थापना किसने की है, अनंगपाल तोमर ने की है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है इनके कौन है, नाना है। अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के कौन है, नाना है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनंगपाल तोमर। होता क्या है यहाँ पे कि इधर हम देखें, पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री किसी काम से दिल्ली जाता है और दिल्ली जो गया उसकी हत्या परमार देव के सैनिकों ने कर दी। अब इधर परमार देव जो चंदेल शासक है, चंदेल शासकों के मंत्रियों ने, सेनापतियों ने जब पृथ्वीराज चौहान के सेनापति की हत्या कर दी, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हत्या जब कर दी है तो ये शासक को गुस्सा आएगा, पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आएगा और ये सेना लेके कहाँ चल दिए, महोबा की ओर। ये सेना लेके कहाँ चल दिए, महोबा की ओर। और परमार देव और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच 1182 में नारायण में तुमुल का युद्ध हुआ। इम्पोर्टेंट है तुमुल का युद्ध, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, तुमुल का युद्ध। अगर मैं तुमुल के युद्ध की बात करूं तो क्या कब हो रहा है, 1182 में। स्थान कौन सा है, नारायण है। ये किसके बीच हो रहा है, पृथ्वीराज तृतीय और किसके बीच, परमारदेव चंदेल शासक है, इनके बीच हुआ। और परमारदेव की कहाँ इतनी हैसियत जो पृथ्वीराज चौहान की टक्कर ले पाए और ये क्या हो जाएंगे इसमें, पराजित। कौन पराजित कर दिया भाई साहब, परमारदेव पराजित कर दिया। इधर क्या हुआ, 1182 की ही बात है। ये जो भंडानक जनजाति है या जाति है, ये सतलज नदी को पार करके धीरे धीरे भरतपुर अलवर की तरफ आ गई। जैसे आपने देखा है ना गांव में कि आप अपने खेत पे 2-4 दिन घूमने ना जाओ तो जो पड़ोसी होता है वो मेहनत बढ़ाते आपके खेत में को कर लेता है। वही स्थिति इसकी है कि जो भंडानक जनजाति है, थोड़े दिन पृथ्वीराज चौहान ने ध्यान नहीं दिया और ये जनजाति धीरे धीरे राजस्थान अलवर भरतपुर तक आ जाती है। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता लगा तो पृथ्वीराज चौहान सेना लेके गया और इनको यहाँ से खदेड़ दिया
पीछे हटा दिया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं है, केवल भंडानकों का दमन किया है, और वो भी कब किया है, 1182 में भंडानकों का दमन कर दिया। परमार देव जो शासक थे इनको पराजित कर दिया। और यहाँ जो तुमुल का युद्ध हुआ है, जैसे ही युद्ध होगा, ये जो चंदेल शासक हैं ये आल्हा और उदल को वापस बुलाएंगे। आल्हा उदल को वापस बुलाया, लेकिन ये आएंगे भी, और फिर भी ये युद्ध परमार देव चंदेल शासक है, ये पृथ्वीराज चौहान के सामने क्या होगा, युद्ध हार जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आल्हा और उदल के संबंध में कि आला खंड की रचना किसने की है। अगर हमसे पूछा जाए आला और उदल के संबंध में ही एक ग्रंथ लिखा गया है, और इस ग्रंथ का नाम क्या है, आला खंड। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आला खंड की रचना। आला खंड की रचना तो किसने की है, इनका चंदेल शासक हैं, इनका कौन होगा, एक कवि होगा, दरबारी कवि, जिसने इसकी रचना की है, बताइए। आलाखंड की, आलाखंड की रचना किसने की है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हमें किसकी बतानी है, जगनिक। आलाखंड की रचना किसने की है, किसकी बताएंगे, जगनिक की है। जगनिक किसका दरबारी कवि है, तो परमार देव चंदेल शासक है, इसका दरबारी कवि है। इसने आला और उदल की बहुत अच्छी जो इनका चित्रण किया है युद्ध का, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी बात, इसने एक लाइन लिखी है क्षत्रियों के लिए, जगनिक ने। वो लाइन कौन सी है, उस लाइन को सुने। 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष स्यार, 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष स्यार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन को धिक्कार। 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन को धिक्कार। दोबारा आप सुनिए, दोबारा सुनिए इसको। 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष स्यार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन को धिक्कार। ये किसने लिखा है, ये लाइन किसकी है, जगनिक की है। किसमें लिखी गई है, आलाखंड में लिखी गई है। आलाखंड की रचना कर दी। अब इधर क्या चल रहा है कि देखो, इधर कहा जाता है कि जो भीमदेव है इसने पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे सोमेश्वर, उनकी हत्या कर दी थी। इनमें थोड़ी दुश्मनी सी है। इधर अगर हम देखें कि एक आबू पर्वत है राजस्थान के अंदर, आबू पर्वत जो है उस पर एक राजकुमारी रहती है, उस राजकुमारी का नाम क्या है, इंचनी। अगर मैं बात करूं आबू पर्वत पर, तो आबू पर्वत पर एक राजकुमारी है, और इस राजकुमारी का नाम क्या है, इंचनी। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या नाम है, इंचनी। ये इंचनी जो राजकुमारी है, ये राजकुमारी कहाँ रहती है, ये आबू पर्वत पर रहती है। और कहा जाता है कि इस इंचनी राजकुमारी से बचपन में ही भीमदेव का विवाह हो गया था, शादी हो गई थी। अब जो भीमदेव है वो किसको चाहता है, इंचनी को चाहता है। और इंचनी किसको चाहती है, पृथ्वीराज चौहान को चाहती है। हुआ ये कि इंचनी ने लास्ट समय पर भीम को धोखा दे दिया, भीम से शादी नहीं की, क्योंकि भीम किसको चाह रहा है, इंचनी को, और इंचनी किसको चाह रही है, पृथ्वीराज चौहान को। और इंचनी पृथ्वीराज चौहान से शादी कर लेगी। यहाँ स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये जो भीमदेव है ये कहेगा, शीशे का था दिल मेरा पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। बद्दुआएं भी देगा। और बद्दुआएं क्या देगा, हमने जिसको चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसको चाहा उसने चाहा किसी और को, भगवान करे वो जिसे चाहे, वो चाहे किसी और को, वो चाहे किसी और को। ये बातें किसने कही, किसने कही भाई साहब, भीमदेव ने। इसके अलावा इधर पृथ्वीराज चौहान ने इससे दुश्मनी ले ली, इसकी महबूबा शादी किसने कर ली, पृथ्वीराज चौहान ने। इससे दुश्मनी ले ली क्योंकि इसे पराजित कर दिया। भंडानक हैं, इन्हें खदेड़ दिया, इनसे दुश्मनी ले ली। अब कौन बचा, कन्नौज का शासक, इसका नाम है जयचंद। यहाँ क्या स्टोरी है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो जयचंद है, इस जयचंद की पुत्री है जिसका नाम क्या है, संयोगिता। ये अपने ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, मौसेरे भाई हैं। जयचंद की जो पुत्री है ये अपनी ननिहाल गई, और ननिहाल कहाँ, ये जब दिल्ली गई थी। इधर भाई साहब पृथ्वीराज चौहान ये भी ननिहाल गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, अर्ची पर्ची का मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, और दोनों क्या करने लगे, बात करने लगे। और बात बात में भाई साहब क्या हो जाता है, प्यार की स्टार्टिंग हो जाती है।
हुआ ये, एक दूसरे को पर्ची वर्ची दे के नंबर वंबर इन्होंने दे दिया और अभी एक दूसरे से बात करने लगे। और यह बात जैसे ही जयचंद को पता चलेगी तो जयचंद क्या करेगा भाई साहब, कमरे में बंद करेगा और क्या करेगा। हम गांव में भी देखते हैं, अगर किसी लड़की का आचार विचार हम ठीक नहीं देखते हैं तो हम क्या करते हैं, चलो इसकी शादी कर दो। वही जयचंद क्या कर रहा है, यहाँ पे यही व्यवस्था कर रहा है, शादी की व्यवस्था। और यहाँ पे जो शादी की व्यवस्था करेगा, इसमें एक स्वयंवर का आयोजन होगा और इस स्वयंवर में सभी शासकों को बुलाया जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को जब नहीं बुलाया गया ये संयुक्ता के स्वयंवर में, तो यहाँ पे एक मूर्ति रख दी गई पृथ्वीराज चौहान की। और ये जो मूर्ति रख दी गई, इस मूर्ति में क्या होगा कि किसकी मूर्ति है, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान, इसकी ये मूर्ति रख दी गई। अब संयोगिता जिसको चाह रही है वो दरबार में नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया, आता ही कैसे। होगा ये कि पृथ्वीराज चौहान जब नहीं पहुंचा तो संयोगिता स्वयंवर में वरमाला लिए घूम रही है, देख रही है कि शासक को डाले, और लास्ट में आके ये जो वरमाला है वो किसके गले में डाल देगी, पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल देगी। पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल दी। अब हुआ क्या, इधर भाई साहब जो जयचंद है इसने अपमान महसूस किया, इधर इसने फोन कर दिया पृथ्वीराज चौहान को कि मैं किसी और की होने जा रही हूँ, आप में दम है तो ले जाओ आके। पृथ्वीराज चौहान ने कहा अरे कैसी बात की, राजपूतों की बात है, अभी आए। और पृथ्वीराज चौहान घोड़ा लेके आएगा, यहाँ से इसका संयोगिता का अपहरण करके कहाँ ले जाएगा, अजमेर। इसने गले में माला डाल दी, गाना गाने लगी। कौन सा गाना, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। इधर जब पृथ्वीराज चौहान भगा के ले गया संयुक्ता को, तो पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहा है, मैं तुझको भगा ले आया, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से। मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से। कौन भगा लाया, पृथ्वीराज चौहान। किसको भगा लाया, संयोगिता को। अब ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इधर क्या स्टोरी चल रही है, विदेशियों का आक्रमण भारत पे चल रहा है। और विदेशियों पर जो आक्रमण चल रहा है वो किसका चल रहा है भाई साहब, मोहम्मद गौरी। इसको थोड़ा देखते हैं, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जिसने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे आपको मेनली मुख्य रूप से दो युद्ध ध्यान रखने हैं, और दो युद्ध कौन से हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा युद्ध, जयचंद और किसके बीच हुआ, गौरी के बीच हुआ। वो युद्ध कौन सा है उस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देना है, चंदावर का युद्ध। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पे स्टोरी क्या है, यह मोहम्मद गौरी है, इसने अटैक किया, और अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होगा। और युद्ध कहाँ का होगा, तराइन का प्रथम युद्ध। अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है, ये 1191। कब हुआ है, 1191। किस किस के बीच हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखना है, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान वर्सेज, किसको ध्यान रखना है, वर्सेज किसको ध्यान रखना है हमें, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। अब देखो इसमें होता क्या है, ये पराजित होगा और ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, विजय हो जाएंगे। हुआ क्या है कि जैसे ही 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय अजमेर या राजस्थान में जो शासन चल रहा है वो पृथ्वीराज चौहान का चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान को जब पता लगेगा कि हमारे क्षेत्र पर अटैक हो चुका है, आक्रमण हो चुका है, ये अपने एक मंत्री गोविंद राय के साथ कहाँ चल पड़ेगा, तराइन के लिए। और गोविंद राय जब तराइन के मैदान में ये जाएंगे तो ये मोहम्मद गौरी है, एक भाला मारेगा गोविंद राय के, जिससे भाई साहब गोविंद राय के दांत निकल जाएंगे। इधर गोविंद राय को भी गुस्सा आया और उसने भाला फेंक के मारा, तो जो मोहम्मद गौरी है इसकी कमर में लगा, घायल हो गया और मोहम्मद गौरी मैदान में गिर गया। अब मोहम्मद गौरी जब मैदान में गिरा तो पृथ्वीराज चौहान ने गोविंद राय से कहा, हम क्षत्रिय निहत्थों पर वार नहीं करते, हम
वो क्षत्रिय हैं जो निहत्तों पर वार नहीं करते, हथियार गिर जाए तो हथियार लड़ने को देते हैं, अगर कोई शत्रु हमें पीठ दिखा दे तो हम पीठ पीछे उस पर वार नहीं करते हैं। ये थ्योरी किसकी रही थी? क्षत्रियों की, और यही हार का कारण रहा था। अब देखिए किस साहित्य में, किस ग्रंथ में ये लिखा है कि निहत्थे शत्रु पर वार मत करो, निहत्थे को मारो मत। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अगर मैं गीता की बात करूं तो गीता में आप देखिए कर्ण का जो कर्ण है निहत्थे पर वार किया था, अर्जुन ने किया था, और इनके जो सारथी थे वो कृष्ण थे। तो जहाँ भगवान बैठे हैं, भगवान जिनका साथ दे रहे हैं, वो भी निहत्थे पे वार कर रहे हैं। कर्ण जब निहत्था था तो उस पर वार किया, भीष्म पितामह निहत्थे थे तो उस पर वार किया। हमारी संस्कृति में ये कहीं नहीं लिखा कि निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं इन राजपूतों ने कहाँ से ये पढ़ लिया कि हमारी संस्कृति में ये लिखा है कि हम निहत्थे पे वार नहीं करते, और यही इनका हार का कारण बनेगा, यही इनके पतन का कारण बनेगा। लोग कहते हैं मोहम्मद गौरी आया, लूटने आया, बाबर आया, लूटने आया, गजनी आया, लूटने आया, तुगलक जो डायनेस्टी आई दिल्ली, डायनेस्टी की हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो मोहम्मद बिन कासिम आया, ये लूटने आया। ये सब कहने की बातें हैं, सब बकवास हैं। यहाँ जो आया वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को लूटने नहीं आया, क्योंकि यहाँ उस समय खजाना हुआ करता था, और खजाना सबसे ज़्यादा उस समय ये बैंकें नहीं थी, मंदिरों में हुआ करता था। इसीलिए उन लोगों ने मंदिरों को टारगेट किया, क्योंकि वो लोग भूखे नंगे थे, वहाँ इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है कृषि का जितना हमारे यहाँ होता है। वो लोग लूटपाट से ही काम चलाते थे। उन्होंने किसी हिंदू पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यहाँ से माल लूटा। और जब यहाँ रहते ही हिंदू हैं तो आक्रमण फिर किस पे होगा? आक्रमण जो होता है, अटैक जो होता है, वो एक तो आदमी के पास पैसा होना चाहिए। हम नंगे होते, भूखे होते, कोई हमारे पास नहीं आता। हमारे पास क्या था? पैसा। दूसरी बात, हम क्या थे? कमजोर। अटैक जो होता है, आक्रमण होता है, वो सदैव कमजोर पर होता है, किसी तगड़े व्यक्ति पर अटैक नहीं होता। हमारी ये कमजोरियां थी जिससे हम पे अटैक हो रहे हैं। इधर तो हमारे पास पैसा, दूसरी हमारे पास कमजोरी। तो कमजोर आदमी को सताया जाता है, कमजोर आदमी पर अटैक होता है। आप अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए, किसी की हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आंख उठा के देखे। यहाँ जो हम देखते हैं वो जो कमजोर शासक हैं, कमजोरी उन्हें दिखाई दे रही है, भारत में पैसा भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए अटैक कर रहे हैं। उन्हें खजाना चाहिए, धन चाहिए, इसलिए मंदिरों पर आक्रमण कर रहे हैं। किसी हिंदू पर आक्रमण नहीं किया, केवल उन्होंने मंदिरों पर किया तो खजाने के लिए किया, पैसे के लिए किया, धन के लिए किया, संपत्ति के लिए किया है। और यहाँ पे आप देखिए इनकी ये थ्योरी चल रही है कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते, इसको ये छोड़ देंगे, और ये 1 साल बाद पुनः आएगा लौट के। और 1 साल बाद जब ये आया तो यहाँ होगा तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का सेकंड वार। ये कब हो रहा है? 1192 में। ये इन्हीं के बीच है, पृथ्वीराज चौहान और इधर गौरी के बीच। जब ये दोबारा लौट के आता है, जब दोबारा लौट के आया पानीपत के मैदान में, इसने खबर भिजवाई पृथ्वीराज चौहान के पास, या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इधर भाई साहब जो पृथ्वीराज चौहान हैं, इनका जो दरबारी कवि है, क्या नाम है? चंद्रवरदाई। दरबारी कवि क्या है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की है वो ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासों। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासों। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की है? पृथ्वीराज रासों की अगर रचना आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? चंद्रवरदाई। ये चंद्रवरदाई कौन है? पृथ्वीराज के ये दरबारी कवि हैं। हालांकि इनके दरबार में 2 कवि थे, जो महत्वपूर्ण कवि है उसका नाम क्या है? चंद्रवरदाई, जिन्होंने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासों की रचना की है। इसके अलावा ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इसको इसका जो दरबारी कवि है चंद्रवरदाई समझा रहा है कि जो शासक है गौरी है वो दोबारा आ चुका है। और इधर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये अपनी अय्याशी में मस्त है, जो शादी करके लाया है संयोगिता, इस गौरी के चक्कर में पड़ा है, और उधर गौरा इसका इंतजार कर रहा है। ये बात इसको इसका दरबारी कवि चंद्रवरदाई समझा रहा है कि शासक महाराज, इस गौरी को छोड़िए, उस गौरा से निमटिए जो तराइन के मैदान में पुनः आ चुका है। और जब ये पुनः इस गौरी के सामने जाएगा तो गौरी यहाँ पे इससे युद्ध लड़ने को मना कर देगा। गौरी ये कह देगा कि पहले मैं अपने भाई से पूछ के आऊँ, मैं तो समझौते के मूड से आया था, मैं आपसे महाराज लड़ने नहीं आया हूँ। होगा ये कि रात का समय हो जाएगा, 4 बजे का टाइम होगा,
वो गौरी की सेना जो है वो अचानक से आक्रमण कर देगी और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देगी। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कहा जाता है मृत्यु हो गई, और ये कौन हो जाएगा, विजय। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में जो तराइन का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ, 1191 में हुआ। और ये तराइन जो स्थान है ये हरियाणा में है। दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो अधिकांश हरियाणा में ही हुए हैं। जैसे हम पानीपत के युद्ध की बात करें, जैसे हम तराइन के युद्ध की बात करें, जैसे हम कुरुक्षेत्र की बात करें जो महाभारत हुआ, चाहे हम राजस्थान वाले या हरियाणा वाले एरिया में यही युद्ध हुए हैं, चाहे हम बात करें जो राणा सांगा से जो युद्ध हुआ है पानीपत का ही हुआ है, वो भी कहाँ हुआ है, हरियाणा के अंदर। तो युद्ध भूमि मुख्यतः हरियाणा ही रही है, यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब निहत्थे होते हैं तो ये लोग नहीं मानते, ये निहत्थे पर वार करते हैं। हुआ ये, जबकि जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि सिरसा में इस पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के इसकी हत्या कर दी। लेकिन चंद्रवरदाई द्वारा ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासों, जिसको जलहण इसका जो पुत्र है चंद्रवरदाई का, उसने इस पृथ्वीराज रासों को कंप्लीट किया था। और उसने इसके बारे में क्या लिखा, उसने ये लिखा कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ये गजनी ले जाता है, और गजनी में ले जाके जब शासक सामने बैठा होता है, नीचे पृथ्वीराज चौहान होता है, तो पृथ्वीराज चौहान आंखें नीचे नहीं करता है। इसलिए जो मोहम्मद गौरी है इसकी आंखें फुड़वा देगा। आंखें नीचे करने को कहता है, नीचे नहीं करेगा, तब इसकी आंखें ये फुड़वा देगा। इसके बाद चंद्रवरदाई यहाँ से जाएगा और ये कहेगा कि ये बहुत महान शासक हैं, ये आवाज़ पर बाण चला देते हैं, ध्वनि विद्या इनको आती है, इनका परिचय लिया जाए तो इन्हें जेल से निकाल के लाया जाएगा और उस शासक के सामने बिठाला जाएगा। और यहाँ पे चंद्रवरदाई एक लाइन गा के सुनाएगा, 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान तू मत चूके चौहान। ऐसी कुछ लाइन है जिसे गा के सुनाएगा और पृथ्वीराज चौहान तीर मारेगा तो मोहम्मद गौरी सिंहासन से नीचे। इस बात को केवल और केवल कौन कहता है, पृथ्वीराज रासों। बाकी सारे जो ग्रंथ हैं वो क्या मानते हैं कि सिरसा में लग के पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। एक युद्ध और बचता है, उस पर थोड़ा हमें ध्यान देना है, और वो युद्ध कौन सा है बताइए, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कौन सा है, जो 1194 में हुआ, चंदावत का युद्ध। अगर हम बात करें चंदावत का युद्ध कब हुआ है, ये 1194 किस किस के बीच हुआ है, तो कन्नौज का शासक है गहड़वाल वंश का जयचंद, दूसरा कौन है, मोहम्मद गौरी। इस मोहम्मद गौरी ने चंदावत के युद्ध में 1194 में इसकी हत्या कर दी भाई साहब, जयचंद की, और विजयी कौन हुआ, मोहम्मद गौरी। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आज हम अपने टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। ये राजपूत वंश है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उनको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।